Hello everyone. Now in the latest move, RBI has decided to increase the risk weight फॉर लेंडिंग। कुछ सर्टेन सेगमेंट में लेंडिंग को लेके आरबीआई ने उसका रिस्क वेट इंक्रीज कर दिया है। अब ये रिस्क वेट क्या होता है, रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होते हैं, या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि पेपर में आप देखेंगे अगर आप न्यूज आर्टिकल पढ़ रहे हैं और इफ यू आर रीडिंग एन एडिटोरियल तो ये क्रॉप अप कर सकते हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल कि ये सारे टर्म्स क्या होते हैं और इस पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यू आर वॉचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ एडुकेमी। माय नेम इज अंशुमन and today we are going to cover a very important news. Now if you want to access all the free resources given by Edukemi, all you need to do is scan this QR. Now if you like this video you can hit the like button and you can subscribe to the channel. So let's start. देखिए आरबीआई ने जो है ऑब्जर्व किया है, अपने ऑब्जर्वेशन में बोला है कि देयर हैज बीन सीन अ सिग्निफिकेंट राइज इन द अनसेक्योर्ड पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स। तो यानी पोस्ट बोल सकते हैं हम लोग कोविड रिकवरी वाला जो पीरियड है हमारा, पोस्ट कोविड रिकवरी वाला पीरियड, इसमें जो है करंट हमारे बैंकिंग सेक्टर में अनसेक्योर्ड पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड लोन्स में इंक्रीज देखने को मिला है। तो आरबीआई इसको लेके थोड़ा सा सतर्क हो गई है। मतलब इसमें कोई अभी ऐसा नहीं है कि बहुत थ्रेट है या बहुत डेंजर है इसमें, लेकिन आरबीआई बोली है बैंक्स को कि आप जो है ये जो अनसेक्योर्ड पर्सनल लोन्स दे रहे हैं और क्रेडिट कार्ड्स जो लोन्स दे रहे हैं या इवन जो आप एनबीएफसीज को भी लेंड कर रहे हैं उसका जो है वो रिस्क वेट आप बढ़ाइए। अब ये रिस्क वेट क्या है आगे हम लोग समझेंगे, घबराना नहीं है आपको, ये बहुत बेसिक सा टर्म है, आगे हम लोग इसको समझेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि एग्जैक्ट न्यूज क्या है। नाउ द मैंडेटरी रिस्क वेट रिक्वायरमेंट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 25 परसेंटेज पॉइंट्स। मतलब आरबीआई ने बोला है कि जो रिस्क वेट का जो परसेंटेज है, मतलब वो कितने से आप इंक्रीज करिए, बाय 25 परसेंटेज पॉइंट, एंड दिस वुड बी एप्लीकेबल टू अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड लेंडिंग टू एनबीएफसी। जो हमारी बैंक्स हैं, चाहे वो आपका जो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या कमर्शियल बैंक्स हो, जो वो लेंड कर रही हैं अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स या लेंडिंग टू एनबीएफसीज, उसका रिस्क वेट को हम लोग को इंक्रीज करना है बाय 25%। अगर आप लोग यहां पर देखते हैं, देखिए यहां पर नाउ इट हैज डायरेक्टेड दैट द रिस्क वेट फॉर कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर टू बी इंक्रीज बाय 25 परसेंटेज पॉइंट टू 125%। मतलब ऑलरेडी जो रिस्क वेट था दैट वाज 100%, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 125%। अब ये 100% क्या है, इसके लिए घबराना नहीं है, रिस्क वेट आगे हम लोग समझेंगे। नाउ अब ये जो है ये किस पे ये अगर आप बोलेंगे तो दिस वुड अप्लाई टू पर्सनल लोन्स एक्सक्लूडिंग हाउसिंग लोन्स, एजुकेशन लोन्स, व्हीकल लोन्स एंड लोन सिक्योर्ड बाय गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी। अब यहां पर और भी सर्टेन जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए भी इन्होंने रिस्क वेट को चेंज कर दिया है। तो ये अचानक से रिस्क वेट बढ़ाने का रीजन क्या है और आरबीआई जो है वो उसको लेके सतर्क क्यों रहती है, ठीक है, इसके पीछे थोड़ा हिस्ट्री है। नाउ आपने इकोनॉमी पढ़ा होगा तो आपने बहुत फेमस टर्म है, डिफरेंट क्राइसिसेस हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमी में, तो वन ऑफ द फेमस एंड द मोस्ट यू में से ग्लोबल क्राइसिस जिससे वर्ल्ड बैंकिंग पूरा हिल गया था, दैट वाज सब प्राइम क्राइसिस ऑफ 2008। नाउ सब प्राइम जो क्राइसिस है, इसके नाम से आप समझ रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय सब प्राइम। सब प्राइम का मतलब क्या हुआ कि बैंक्स वैसे बोरोवर्स को पैसा देने लगी जिनके पास आप बोल सकते हैं जिनका एबिलिटी नहीं था कि वो लोन के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को चुका पाए। तो इस तरह के बोरोवर्स को जो हमने बोला इकोनॉमी टर्म में दैट इज कॉल्ड सब प्राइम बोरोवर्स। मतलब दे वर नॉट प्राइम, मतलब जैसे अगर आज के टाइम पे आप देखेंगे अब तो काफी रेगुलेटेड हो चुका है कि अगर आपका सिविल स्कोर इज बिलो 700 तो आपको लोन्स इजीली नहीं मिलते, या मिलेंगे भी तो यू विल बी चार्ज्ड हायर इंटरेस्ट रेट। तो पहले के टाइम पे क्या हुआ, 2008 के समय की बात है कि जो रियल स्टेट बूम आया था अमेरिका में, वहां पर लोगों को अपार्ट फ्रॉम देयर जिस घर में वो रह रहे थे रियल स्टेट में, ह्यूज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां पर क्रिएट हुआ। बैंक बहुत इजीली लोन दे रही थी। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक रियल स्टेट खरीदना है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो बैंक आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रही थी और ये भी नहीं देख रही थी कि आपका एबिलिटी है कि नहीं कि आप इस लोन को चुका सकते हैं। तो इस तरह के लेंडिंग को जो है फर्दर ये आप बोल सकते हैं दिस बबल्ड इनटू सब प्राइम क्राइसिस जो कि 2008 में हुआ था, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। देखिए आपको पता है एक बहुत फेमस इन्वेस्टमेंट बैंक था, बहुत ही पुराना बैंकिंग कंपनी था कॉल्ड लीमन ब्रदर्स। ये 2008 में क्रैश कर जाता। ये इतना बड़ा क्राइसिस था कि इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो परमानेंटली क्लोज हो जाते हैं। अब होता क्या है इसके में आपको समझना है, इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट जो था दैट वाज मॉर्गेज बैड सिक्योरिटी। अब आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। एक बैंक है, नाउ देयर इज अ बैंक कॉल्ड बी। इसने क्या किया कि इसने बहुत सारे बोरोवर्स को इसने पैसा दे दिया। नाउ ये बोरोवर्स जो क्या थे, ये बेसिकली देवर सब प्राइम बोरोवर्स। मतलब इनके पास आप एक तरह से बोल सकते हैं कि उनका इतना इनकम नहीं था और इनका जो लोन आप बोल सकते थे जो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट है वो ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ देयर सैलरी था। तो आप समझ सकते हैं जब आपका सैलरी का 80 to 90% आप किसी लोन के इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट को चुकाने में देते रहे तो आप समझ लीजिए यू आर अ सब प्राइम बोरोवर। उस समय
समय इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, बूम था उस समय, बबल क्रिएट किया गया था रियल एस्टेट का, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे सब प्राइम बोरोवर्स आ गए। नाउ बैंक ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे मॉर्गेजेस दे दिए। अब बैंक को ऑब्वियसली क्योंकि और भी फंड देना था और भी लोन देना था, तो उन्होंने क्या किया, वो गए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज के पास। नाउ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज को उन्होंने क्या बोला कि देखिए हमारे पास इतने सारे लोन्स हैं जो कि हमारे कस्टमर्स लिए हुए हैं, वो चुकाएंगे, तो आप क्या करिए, इन सारे लोन्स को आप सिक्योर कर दीजिए। आपको पता है सिक्योरिटी बेसिकली क्या होता है कि आप एक यूनिट क्रिएट कर रहे हैं जिसको बैक करता है कोई बैक में कोई एसेट। जैसे यहां पर एसेट क्या है, लोन इज एन एसेट, बिकॉज लोन से क्या होने वाला है, पैसा आने वाला है। तो बैंक ने बोला कि ये सारे लोन से हमें पैसा आएगा, तो आप इसे बैक मतलब आप इसे चेंज कर दीजिए सिक्योरिटी में, और इसको हम लोग बोलेंगे मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, और इस सारे सिक्योरिटीज के यूनिट्स को हम लोग मार्केट में सेल करेंगे। आप देखेंगे वहां पर वॉल स्ट्रीट में ये जो है बहुत ट्रेड होने लगता है, ये यूनिट्स जो है ये मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज का। तो एक तरह से आप पूरी तरह से देख रहे हैं कि दिस इज अ बबल बनते चला जा रहा है। मतलब यहां पर आपने बैंक ने लोन दिया, लोन को सिक्योरिटाइज किया गया, और उसके बाद उसको एसेट्स के जैसा दिखाकर उसके बाद फर्दर उससे यूनिट्स बनाए गए जिसको फर्दर ट्रेडिंग कर दिया गया। तो ये आप देख रहे हैं कि, और सबके पीछे का बैकिंग क्या है, ये जो आप देख रहे हैं जो सब प्राइम बोरोवर्स ने लोन दिया है। अब हुआ क्या कि ये बोरोवर्स को पता चल गया कि दे आर नॉट एबल टू पे दी लोन्स। उन्होंने 3-4 किस्तें दिए, पैसा दिया, उसके बाद उन्होंने देना बंद कर दिया। तो यहां पर से क्या हुआ, देखिए डिफॉल्ट होना स्टार्ट होता है। अब ये डिफॉल्ट बैंक के साइड से स्टार्ट हुआ, तो बैंक को लगा कि ये तो उसका एसेट है, उसे तो पैसा आने वाला है ना। उसके बैग में उन्होंने जो यूनिट्स जो मार्केट में फ्लोट कर दिया था, जो कि ट्रेड भी हो रहा था, लोग बाई भी कर रहे थे, वो भी पूरा अचानक से क्रैश हो गया। लोग उसको बेचने लगे कि बिकॉज उनको लगा कि इनके पीछे जो बैक्ड जो लोन्स हैं वो डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से ये पूरा सिस्टम, ये जो बबल है, ये क्रश कर जाता है। तो ये 2008 में यही हुआ। आप देखेंगे बहुत सारा हुआ उस समय, बहुत सारे फोरक्लोजर्स हो गए। अगर आप एक टाइम पे देखेंगे तो यूएस में एक कुछ सर्टेन एरियाज में सारे घरों पर लिखा रहता था फॉर सेल। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हुआ था कि उन्होंने जो भी लोन लिया था, जो भी मॉर्गेज लिया था, उसको वो चुकाने के हाल में नहीं थे। तो ये बहुत ही हाल होता है ना। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होता है, कहां होता है, बेसल इन दी सिटी इन स्विट्जरलैंड। वहां पर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसको बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बोलते हैं, BIS। नाउ यहां पर बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन एक कमिटी है जो कि इसी तरह से जहां पर ग्लोबली जितने भी बड़े बड़े इंटरनेशनल जो बैंक्स है, जैसे RBI है हमारे केस में, वहां के गवर्नर्स जाते हैं और वो ग्लोबल इश्यूज पर कुछ कंसेंसस बना के कुछ डिसीजंस लेके आते हैं। ठीक है, इसको लेके बहुत मतलब काफी टाइम से ये चलता आया है। तो इसमें आप देखेंगे तो बेसल 1 नॉर्म्स, बेसल 2 नॉर्म्स, एंड लास्टली जो सबसे लेटेस्ट है दैट इज कॉल्ड बेसल 3 नॉर्म्स, जो कि इसी सबप्राइम क्राइसिस के बाद आया था। तो इन्होंने बोला कि इस तरह का ग्लोबल क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए कि ये दोबारा ऐसा कहीं बबल देखने को नहीं मिले, तो उन्होंने बोला कि हमें जो लेंडिंग है उसमें थोड़े से प्रायोरिटीज सेट करने पड़ेंगे। प्रायोरिटीज अगर आप देखेंगे, अब जैसे हमारे कंट्री में भी क्या था, आप पहले देखते थे तो लोन जो है वो काफ़ी इजीली मिल जाता था, लेकिन अभी जो है सिस्टम्स काफ़ी रेगुलेट हो चुके हैं। और अब आप देखते हैं कि आपके सिविल स्कोर को चेक किया जाता है, आपके जो आप बोल सकते हैं आपके टैक्स को देखा जाता है कि आपने कितना टैक्स पे किया है, तब जाके आपको कोई लोन दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब कब हुआ, जब बेसल 3 नॉर्म्स आया, उसमें जो है एक इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है, मैं आपको सिर्फ सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूं कि क्या बैंक जो बैंक ये सारे लोन्स दे रही है, क्या उसके पास एनफ कैपिटल है अगर ये लोन डिफॉल्ट कर जाते हैं तो सस्टेन करने के लिए, इन केस मतलब बैंक रन नहीं हो जाए, आप बोल सकते हैं इंसॉल्वेंट नहीं हो जाए, उस केस में क्या बैंक के पास एनफ कैपिटल है अपने आप को बचाने के लिए। जो BIS ने था और जो बेसल नॉर्म्स में उन्होंने डिसाइड किया कि सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो बैंक के पास हमेशा रहना चाहिए। इसको जो है कैटेगराइज किया उन्हें टायर 1 और टायर 2 कैपिटल्स। बेसिकली टायर 1 कैपिटल्स वैसे कैपिटल हो गए जो कि एकदम आप समझ लीजिए कि जिसको मतलब बैंक का ओनरशिप है, क्विक ओनरशिप है, मतलब उसको कभी भी वो इजीली लिक्विडेट कर सकता है। वेल ऑन दी टायर 2 जो है वो भी काइंड ऑफ टायर 1 कैपिटल है, लेकिन उसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं। आपको उतने डिटेल में नहीं जाना है कि व्हाट इज टायर 1 एंड टायर 2 कैपिटल। मतलब आप ये समझिए कि टायर 1 और टायर 2 कैपिटल जो है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो कि बैंक के पास ऑल द टाइम होना चाहिए कि इन केस अगर बैंक रन होता है तो वो अपने नॉर्मल फंक्शनिंग को सस्टेन कर पाए। अब इस रेशियो को उन्होंने बोला ये जो कैपिटल है वर्सेस दी रिस्की एसेट, बेसिकली रिस्की एसेट को इन्होंने RWA के जैसा बोल दिया, दैट इज रिस्क वेटेड एसेट। अब ये रिस्क वेटेड एसेट क्या आगे हम लोग समझेंगे। और ये जो कैपिटल इनके पास होना चाहिए इसका एक रेशियो उन्होंने बोल दिया, दैट इज समवेयर अराउंड नीड टू बी 12.9%। हालांकि जो कंट्रीज हैं, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो अपने हिसाब से इस रेशियो को बढ़ाते घटाते रहते हैं। इंडिया में भी कभी बढ़ा दिया जाता है, कभी घटा दिया जाता है, लेकिन आप समझिए कि ये जो कैपिटल वर्सेस रिस्क वेटेड एसेट का जो रेशियो है इसको हम लोग बोलते हैं
CAR। जनरली अगर आपसे कहीं पूछा जाए तो व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो ये वैसा रेशियो है जो बताता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है जैसे 12 से 13% वो बैंक के पास हमेशा रहना चाहिए। अब देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ CAR इन इंडिया विद अ मिनिमम प्री रिक्विजिट ऑफ 9% फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड 12% फॉर पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स। तो ये CAR जो है उन्होंने बता रखा है। चलिए थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक बार फिर से मैं कैपिटल के बारे में बताता हूं। अगर अगेन मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि इस पे एक लेक्चर होता है CAR का, लेकिन अगर कहीं CAR से क्वेश्चन आता है तो इतना इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा कि आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए टायर 1 कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है, द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटल कंसिस्टिंग ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी, जो बैंक के शेयर होल्डर्स है उनका इक्विटी, डिस्क्लोज रिजर्व्स एंड सर्टेन अदर इनकम। ये जो है टायर 1 कैपिटल था। वहीं टायर 2 जो है इज डेजिग्नेटेड एट द सेकंड और द सप्लीमेंट्री लेयर ऑफ बैंक्स कैपिटल एंड इज कंपोज्ड ऑफ आइटम्स सच एज रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स और सबऑर्डिनेट टर्म्स डेट। मतलब ये समझिए ये भी बैंक के पास उसका कैपिटल ही है, लेकिन ये थोड़ा सा आप समझते हैं ये कम लिक्विडेट हो सकता है, मतलब इसका लिक्विडिटी कम होता है। वेल जो टायर 1 कैपिटल है ये पूरी तरह से बैंक का खुद का पैसा होता है जिसको ये स्टोर करके रखता है इन केस अगर बैंक रन होता है तो वो बचा सकता। नाउ अब देखिए CAR का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है CAR इज इक्वल टू टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। तो हमने कैपिटल के बारे में देख लिया है दोनों, अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज रिस्क वेटेड एसेट्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं, एक आपको एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूं। एक बैंक का है, बैंक ने डिफरेंट लोन्स दिया हुआ है। अब देखिए वहां पर क्या है, उसके पास कुछ कैश होगा, उसके पास कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स होगा जहां उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, कुछ हाउसिंग लोन्स में पैसा दे रखा होगा, कुछ बिजनेस लोन्स में पैसा दे रखा होगा। यहां पर अमाउंट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब यहां पर देखिए रिस्क वेट दिया हुआ है, रिस्क वेट परसेंटेज। अगर देखिए हाउसिंग लोन्स में यहां तो अब इन्होंने कैश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स, ये तो काफी सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, ये तो हमेशा इनको ये पैसा वापस आ जाएगा, इसमें कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। अगर हम लोग हाउसिंग लोन्स की बात करें तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिस्क असाइन कर दिया है 35%, बिजनेस लोन्स में असाइन कर दिया है 100%। तो अब क्या होगा कि आप हाउसिंग लोन अमाउंट को जितना दिए हैं और उसका जितना रिस्क परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो आपका वैल्यू आता है दिस इज कॉल्ड रिस्क वेटेड एसेट। मतलब आपका एसेट जो होगा वो समथिंग ये अमाउंट होगा, लेकिन अगर आप उसमें रिस्क मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा रिस्क वेटेड एसेट। मतलब आपको बैंक को एक तरह से समझिए कि एक्चुअली उसने इतना पैसा नहीं दिया है, उसने इतना पैसा दिया है क्योंकि इसमें उसने जो है वो इनकम पास कर लिया है, रिस्क को भी ऑल्सो आपको रिस्क को भी लेके चलना पड़ेगा। जितना बैंक एक्सपोजर्स हो रहा है आपको, जितना क्रेडिट एक्सपोजर्स हो रहा है। उसके बाद बिजनेस लोन्स की बात करें तो आपने बिजनेस को इतना पैसा दिया है और इतना रिस्क है 100%, मतलब आपका रिस्क वेटेड एसेट जो है वो इतना है। तो आप अगर आप इसको ऐड करेंगे तो यू विल गेट दी टोटल रिस्क वेटेड एसेट ऑफ दैट बैंक। तो अब हम लोग को CAR निकालना है, तो टायर 1 कैपिटल और टायर 2 कैपिटल ऐड कर दिए डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स, और ये जो है वो करीबन 12% होना चाहिए फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक। अब देखिए ये जो 12% है इसको RBI जो है वो टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है। अब ये जो न्यूज़ है जो आज हम लोग कवर कर रहे हैं इसमें RBI ने क्या बोला है, इसमें RBI ने बोला है कि आपको जो है वो जो ये आप अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स दे रहे हैं, मान के चलिए कोई बैंक अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स दे रहा है तो उसका रिस्क को 25% से इंक्रीज करिए। मतलब जो आप पहले 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे अब 125 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आप हमको बताइए कि अगर आप रिस्क वेटेड एसेट को बढ़ा रहे हैं, RWA को बढ़ा रहे हैं, तो उस केस में आपका CAR फॉर्मूला को देखिए। अगर आपका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो आपको कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये 12% बना रहे, नहीं तो अगर ये रिस्क वेटेड एसेट बढ़ता चला जाएगा और आप कैपिटल उतना ही है आपके पास तो ये RW जो आपका जो CAR है वो 12% से नीचे आ जाएगा। और उस केस में अगर आपका CAR 12% से नीचे आता है तो RBI उस पर आप पे पेनल्टी लगा देंगे कि आपने CAR मेंटेन करके नहीं रखा है, तो उस केस में आप लेंडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस केस में जब RBI ने वेट एसेट्स को, जो उसका आप बोल सकते हैं जो हम लोग वेट असाइन कर रहे हैं उसको इंक्रीज कर दे रहा है, तो उससे क्या होगा, RWA इंक्रीज कर जाएगा और RWA को इंक्रीज कर गया है उसको बचाने के लिए कि CAR हमारा 12% मेंटेन रहे, हमें कैपिटल भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसी कारण जो है इनडायरेक्टली बैंक्स पे ज्यादा लोड आने वाला है। अगर उनको लेंडिंग करना है तो दे हैव टू इंक्रीज देयर टायर 1 एंड टायर 2 कैपिटल, मतलब उनको अपने पास ज्यादा पैसा स्टोर करके रखना पड़ेगा कि इन केस आप रिस्की लोन्स देते हैं, बैंक रन होता है, तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपने आप को सस्टेन कर पाए। तो दिस इज द बेसिक नॉलेज अबाउट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड व्हाट इज रिस्क वेटेड एसेट, जो कि आपने देखा। अगेन किसी लेक्चर में व्हेन वी विल सी इन डेप्थ इन इकोनॉमी तो हम लोग देखेंगे। हालांकि इतना इंफॉर्मेशन इज मोर देन एनफ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू CAR इन UPSC प्रीलिम्स। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।